नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है, प्लस उसके बाद जो जोम्बी फायर्स यानी जोंगी आग है जो उसके बारे में जानेंगे, प्लस उसके बाद जो पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पर एक क्रूड पाइपलाइन बिछ रही है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद C-295 विमान है, ये भारत इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किस कंट्री के साथ, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज जोम्बी फायर के बारे में दिया है, यानी जोम्बी आग। ये देखिए फिगर्स में, ये जोम्बी आग है, ये कैसी है, किस प्रकार है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यानी कि वैश्विक तापमान बढ़ता चला जा रहा है, उत्तरोत्तर यानी आर्कटिक में फैल रही, जिसमें जोम्बी आग में वृद्धि हो रही है। जो आर्कटिक में फैल रही आग है उसमें जो जोम्बी आग है उसमें वृद्धि हो रही है लगातार। तो सबसे पहले जानेंगे ये जो जोम्बी फायर्स है, जोम्बी फायर्स यानी जोम्बी जो आग है ये होती क्या है। जोम्बी आग भूमिगत जंगल की आग है, ये धरती के अंदर से जो सतह है उसके अंदर से धीरे धीरे सुलगती रहती है, धीरे धीरे सुलगती रहती है। ये काफ़ी लंबा चलती है, सर्दियों में तो पूरी सर्दी भर ये लगातार ये आग सुलगती रहती है। प्लस उसके बाद ये चलती है धीरे धीरे बसंत तक। इस आग को पता लगाना और इसे बुझा पाना काफ़ी चैलेंज होता है, चुनौतीपूर्ण रहता है। जोम्बी आग कार्बन समृद्ध पीटलैंड, जो कार्बन समृद्ध जिस पीटलैंड यानी कि जिस दलदल भूमि में कार्बन समृद्ध होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है, उसमें खास करके जो जोम्बी आग है उसमें अधिक रहती है। इसका जो प्रभाव है, प्रभाव इसका यह हो सकता है पर्यावरण को दूषित करता है और जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण में भी ये काफ़ी योगदान देती है, जो जोम्बी फायर्स यानी जोम्बी आग है। इसके रीजन के बारे में जानेंगे। जो आर्कटिक क्षेत्र में लग रही है ये जोम्बी आग, इसके रीजन के बारे में जानेंगे। जो आर्कटिक रीजन है ये गर्म हो रहा है, इसकी जो जलवायु स्थिति है ये लगातार गर्म होती जा रही है। प्लस उसके बाद जो टुंड्रा है, टुंड्रा में भी आग लगातार लगती चली जा रही है। उसके साथ साथ ये काफ़ी संवेदनशील भी हो गया है जो आर्कटिक रीजन है। यहाँ पर बार बार बिजली का गिरना भी शामिल है और भी यह आग को फैलाने में हेल्प या मदद करता है। तो ये थी जोम्बी फायर्स, जोम्बी आग के बारे में। इससे संबंधित एक शब्द है जोम्बी बर्फ, इसके बारे में भी जानेंगे। ये जोम्बी बर्फ क्या होता है, जिसे ध्रुवी बर्फ जोम्बी के रूप में भी जाना जाता है, ध्रुवी बर्फ जोम्बी के रूप में भी जाना जाता है, इस शब्द का उपयोग करते हैं। आर्कटिक या अंटार्कटिका में बर्फ का वर्णन करने के लिए जोम्बी बर्फ शब्द का उपयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, गर्म महीनों के दौरान जो आर्कटिक या अंटार्कटिका में बर्फ जमी रहती है, वो धीरे धीरे पिघल कर गायब हो जाती है। तो यहाँ पर स्पेस खाली हो जाता है, गायब हो जाती है। फिर उसके बाद ठंडा जैसे ही स्टार्ट होता है, उस महीनों के दौरान ये धीरे धीरे फिर से वहाँ प्रकट होती है। ठंडे के मौसम में फिर से ये प्रकट होना शुरू कर देती है और फिर से जम जाती है। हालांकि बर्फ़ की जो भरपाई है मूल रूप से ग्लेशियरों से नहीं हो पाता है, यानी कि जो धीरे धीरे ये जो ग्लेशियर है, जितना पहले बर्फ़ रहता है दोबारा जमने के बाद उतनी भरपाई नहीं होती है, तो धीरे धीरे इसका क्षरण ही होता रहता है। तो इसे कहते हैं जोम्बी बर्फ़। तो इस शब्द को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि पेंशन फंड नियामक यानी रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ यानी FFRDAs, इन्होंने किया क्या है, ये जो फंड इकट्ठा करते हैं, पेंशन का जो फंड इकट्ठा करते हैं, तो इस फंड को अभी योजना बना रहे हैं कि इसको जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो सरकार की योजना चल रही है उसमें यह इन्वेस्ट करेंगे यानी निवेश करेंगे। तो जानेंगे सबसे पहले जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है ये होता क्या है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार द्वारा जारी एक प्रकार का ये बांड ही होता है, एक प्रकार का यह बांड ही होता है, जिसका उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव होता है, या तो फिर जो पर्यावरण पर जो निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। यानी कि इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए जो बांड जारी किया जाता है उसे ग्रीन बॉन्ड यानी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। इसे सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसका घोषणा जो केंद्रीय बजट 2022-23 में हुआ था, 2022-23 में की गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा 2022 में
ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इसकी घोषणा की थी, इसकी रूपरेखा भी तैयार किया था। पिछले साल सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए के उद्देश्य से वित्त पोषित करने के लिए जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इसको जारी किया था। जारी करके जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार के द्वारा जारी किया गया था, SGB जारी करके सरकार ने लगभग 16,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था। 16,000 करोड़ रुपये इकट्ठा किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 10 पेंशन फंड प्रबंधक हैं और इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश करना और इसे प्रोत्साहित भी करना, ताकि जो पर्यावरण पर जो बैड इम्पैक्ट आता है उसे रोका जा सके। और इसके बारे में जानेंगे, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है, यह एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन की मतलब, वैधानिक संगठन कब है? जब इसे संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्थापित किया जाता है तो उसे वैधानिक या लीगल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अगर इसकी हेड क्वार्टर्स यानी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और उसके बाद यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होता है या काम करता है। वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करता है, जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक विमान है जिसका नाम है C905 विमान। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल इसे डेवलप करने के लिए एक कंपनी है भारत की, एयरबस और टाटा, दोनों निजी कंपनियां हैं, एयरबस और टाटा। ये दोनों मिलकर गुजरात का एक बड़ोदरा जिला है, गुजरात के बड़ोदरा जिले में एक विमान के निर्माण सुविधा स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि जो C295 विमान है उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। एक समझौता हुआ है भारतीय वायुसेना के साथ 22,000 करोड़ रुपए का, 22,000 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ था। इसके तहत जो इंडिया की एवरो विमान थी उसको बदलकर 56 यानी कि 56 C295 जो परिवहन विमान है इसे खरीदा जा सके। तो इसमें ये स्पेन से खरीदा जा रहा है। ये कहाँ से खरीदा जा रहा है? स्पेन से खरीदा जा रहा है। तो इसमें 16 विमान, जो 16 विमान है, इसे सीधे तौर पर स्पेन से खरीदा जाएगा। और उसके बाद जो 40 विमान है वो स्पेन और भारत के साथ जो एयरबस और टाटा है, दोनों संयुक्त रूप से एयरबस और टाटा, एयरबस इसकी स्पेन की कंपनी है, टाटा भारत की कंपनी, दोनों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से इसे डेवलप किया जाएगा भारत के अंतर्गत गुजरात के वडोदरा में। लोकेशन भी याद रखिएगा। यह पहली बार है जब निजी क्षेत्र की कोई कंपनी भारत में पूर्ण विमान निर्माण करने जा रही है। ये देखिए विमान है, C295 विमान का नाम है। इसके बारे में अगर बात करें, इस विमान के बारे में, जो C295 है, यह एक आधुनिक परिवहन विमान है जिसकी क्षमता है 9 टन, मतलब कि 9 टन तक ये वजन को ले जा सकती है अपने साथ। यह 71 सैनिक या फिर पैरा ट्रूपर्स को भी ले जा सकता है, 50 पैरा ट्रूपर्स को भी अपने साथ ले जा सकता है आसानी से। ये लगातार 11 घंटा तक उड़ान भर सकती है, मतलब कि कहीं भी ये 11 घंटा तक लगातार सफ़र कर सकती है। सभी मौसमों में बहुभूमिका संचालन में सक्षम है यह जो विमान है, जिसका नाम है C295। यह भारतीय वायुसेना के पुराने जो एवरो 748 थी, उस विमान के जगह यह डेवलप किया जाएगा। जो भारत की जो एवरो 748 थी, यह 6 टन वजन को वहन करने में सक्षम थी, जो ब्रिटिश मूल के जुड़वा इंजन टर्बोप्रॉप्स से संबंधित थी। तो उसे अब बदलकर स्पेन से लिया जा रहा है C295 विमान को। आगे स्वीडन के बारे में जानेंगे। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। स्वीडन के अंदर स्वीडन की कैपिटल्स है स्टॉकहोम। यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा कुरान को जलाया गया। तो इसको लेकर जो मुस्लिम कंट्री है लगातार विरोध कर रही है स्वीडन का। और उसके बाद इराक के अंतर्गत बगदाद शहर है, बगदाद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने जो स्वीडन का
वास है, वहाँ पर जाकर कुछ तोड़ फोड़ की है, वहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ की है। तो ये इसलिए स्वीडन चर्चा में आ गया था। तो स्वीडन के बारे में जान लेंगे। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। यह हजारों तटीय द्वीपों और अंतर्देशीय झीलों के साथ साथ विशाल बोरियल वन यहाँ पर पाए जाते हैं, विशाल बोरियल वन पाए जाते हैं। इसके पश्चिमी सीमा की बात करें, पश्चिमी और उत्तर में इसकी बात करें तो नॉर्वे स्थित है। इसके पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे स्थित है। इसके पूर्व में बात करें तो पूर्व में फिनलैंड है। अगर इसके नीचे दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में इसके है एक आरेसुंड पुल सुरंग है, उसके माध्यम से यह डेनमार्क से जुड़ता है। यहाँ पर देखिए यहीं पर सुरंग है, इसके माध्यम से यह डेनमार्क से कनेक्ट होता था। तो ये था स्वीडन के बारे में। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइंस के बारे में दिया है, तो इस चर्चा में क्यों इसके बारे में जानेंगे। पूर्वी अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन परियोजना, एक परियोजना चल रही है जो पश्चिमी युगांडा, ये है युगांडा कंट्री, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी युगांडा में दो तेल के क्षेत्र हैं, एक का नाम है तिलंगा और दूसरे का नाम है किंगफिशर्स ऑयल क्षेत्र, तेल क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा पूर्वी तंजानिया से। यह है तंजानिया राज्य, इसके पूर्वी इलाकों से इसे कनेक्ट किया जाएगा। लेक विक्टोरिया से होते हुए इसे पूर्वी तंजानिया के से कनेक्ट किया जाएगा। तो यह वैश्विक जलवायु संकट को बढ़ाने पर जो चिंता जताई। पाइपलाइन के निर्माण से युगांडा के मर्चिंसन पाइपलाइन, जो युगांडा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मर्चिंसन फॉल्स नेशनल पार्क और मर्चिंसन फॉल्स अल्बर्ट डेल्टा रामसर साइट है सहित संवेदनशील परिस्थिति तंत्र बाधित हो गए हैं। मतलब इस पाइपलाइन से जो इसका इकोसिस्टम है, प्लस उसके बाद जो मर्चिंसन फॉल्स नेशनल पार्क है, मर्चिंसन फॉल्स अल्बर्ट डेल्टा रामसर साइट है, ये दोनों प्रभावित हुए थे, इसलिए चर्चा में आ गया है। इसे उम्मीद है कि यह पूर्वी तंजानिया से भारत का जो इंडियन ओशन है यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडियन ओशन में जो पूर्वी तंजानिया है जिसका क्षेत्र है, उसे यहाँ पर जो तांगा बंदरगाह है, यहाँ पर देखिए यह तंजानिया का बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, यह तंजानिया का बंदरगाह है, जिस बंदरगाह का नाम है तांगा बंदरगाह। इस बंदरगाह को यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो ये था आज के लिए, इतना ही है। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।